नमस्कार। बीएससी पार्ट थर्ड के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक में आज हम आर्हेनियस थ्योरी की स्टडी करेंगे। आर्हेनियस थ्योरी या हम ये कह सकते हैं अभिक्रिया वेग पर ताप का प्रभाव। अभिक्रिया वेग पर ताप का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि ताप की 10 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना अधिक हो जाता है या 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ताप के इस प्रभाव को हम टेम्परेचर कॉफिशिएंट या तापमान गुणांक कहते हैं। 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर ताप के अंतर पर वेग के स्थिरांकों को हम तापमान गुणांक या टेम्परेचर कॉफिशिएंट कहते हैं। अतः टेम्परेचर कॉफिशिएंट हमारा क्या होगा? टी टेम्परेचर पर के का मान अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मान अपॉन 10 डिग्री सेंटीग्रेड टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 10 डिग्री अधिक टी प्लस 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया वेग स्थिरांक के टी प्लस 10 होता है और टी डिग्री सेंटीग्रेड पर अभिक्रिया स्थिरांक के टी होता है। तो इन दोनों का अनुपात जो कि 2 से 3 गुना होता है वो तापमान गुणांक कहलाता है। तापमान गुणांक का मान सदैव 2 या 3 नहीं होता है, अधिकतर ये 2 या 3 होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। जैसे हम कुछ अभिक्रिया में देखें, जैसे पोटेशियम ऑक्सीलेट की अभिक्रिया हम ब्रोमीन से कराते हैं तो इस अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान 6 है। जबकि पोटेशियम ऑक्सीलेट की अभिक्रिया हम आयोडीन से कराएं तो इस अभिक्रिया के लिए ताप गुणांक का मान 7.2 है। लेकिन अगर हम एक अभिक्रिया देखें 2NO प्लस O2 इक्वल टू 2NO2, इसके लिए ताप गुणांक का मान 1 से कम है। तो कुछ अपवादों को छोड़कर सामान्यतः अधिकतर अभिक्रियाओं के लिए तापमान गुणांक का मान 2 से 3 होता है। अब ताप वृद्धि से अभिक्रिया वेग बढ़ता है, इसका कारण क्या है? ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या या गति बढ़ जाती है। अणुओं के मध्य टक्करों की संख्या या गति बढ़ने पर अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम कॉलिजन थ्योरी के आधार पर अगर परिकलन करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप में वृद्धि से अभिक्रिया का वेग 2 से 3% बढ़ना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में 200 से 300% बढ़ जाता है। इसके लिए एक आर्हेनियस ने एक सिद्धांत दिया जिसे आर्हेनियस सिद्धांत कहते हैं। आर्हेनियस सिद्धांत क्या कहता है कि किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर उसके वेग में चरघातांक की वृद्धि होती है। अर्थात अगर हम किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। वांट ऑफ इक्वेशन से हम देखें, डीएल वांट ऑफ इक्वेशन हमारी क्या है? डी ln kc अपॉन dt इक्वल टू डेली अपॉन आर टी स्क्वायर। यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमें आर्हेनियस इक्वेशन मिलती है जो कि क्या है? k इक्वल टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहाँ k वेग स्थिरांक है, ए एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ई है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर गैस नियतांक है और टी परम ताप है। आर्हेनियस सिद्धांत को समझाने के लिए कुछ पॉस्टुलेट्स दिए गए थे, वो पॉस्टुलेट्स ऑफ आर्हेनियस थ्योरी कहलाते हैं। ये पॉस्टुलेट संकल्पनाएं क्या थी, जिसमें हम सबसे पहले देखें, जो क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा है वो सभी अणुओं की ऊर्जाएं समान नहीं होती। यानी किसी रिएक्शन में जितने भी क्रियाकारक अणु हैं उनकी सभी की ऊर्जा समान नहीं होती। कुछ क्रियाकारक अणुओं की क्रियाकारी अणुओं की ऊर्जा कम होती है और कुछ की बहुत अधिक होती है, उच्च होती है। केवल वही अणु टक्कर करके उत्पाद बनाते हैं जिनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से अधिक होती है। इस निश्चित ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, और जो अणु इस निश्चित ऊर्जा से यानी एक्टिवेशन एनर्जी से अधिक ऊर्जा रखते हैं वो सक्रिय अणु या एक्टिव मॉलिक्यूल कहलाते हैं। तो हम सक्रिय अणु क्या कहते हैं कि अणुओं की निश्चित न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी। और
उच्च ऊर्जा होने पर, इस जो सक्रियण ऊर्जा है उससे अधिक ऊर्जा होने पर ही अणु परस्पर टक्कर कर उत्पाद बनाते हैं। अणु परस्पर टक्करों से अगर सक्रियण ऊर्जा से कम ऊर्जा होगी तो उत्पाद नहीं बनाएंगे, ये क्रियाकार वापस क्रियाकारक में ही रह जाएंगे। अणु परस्पर टक्करों से ही ऊर्जा प्राप्त करके सक्रियण ऊर्जा स्तर तक पहुंचते हैं, यानी क्रियाकारक के अणु आपस में टक्कर करेंगे और ऊर्जा प्राप्त करके सक्रियण ऊर्जा के स्तर तक पहुंचते हैं और उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। सक्रिय अणुओं की संख्या जितनी अधिक होगी, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स की संख्या जितनी अधिक होगी, अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्टिवेटेड एनर्जी होगी, सक्रिय ऊर्जा अधिक होगी, तो ऊर्जा अवरोध को अधिक से अधिक अणु पार करेंगे और उत्पाद में अधिक से अधिक अणु बनेंगे। किसी अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होगा, सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी ही अधिक होगी। यानी अगर हम सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर दें, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान कम कर दें, तो उस ऊर्जा को रखने वाले अणुओं की संख्या भी अधिक होगी, क्योंकि अगर सक्रिय ऊर्जा का मान कम है तो अणुओं को कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो अधिक से अधिक अणु सक्रिय ऊर्जा रखेंगे और अधिक से अधिक अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे। ताप बढ़ाने पर सक्रिय अणुओं की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होती है। ताप अगर हम बढ़ाते हैं तो सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, यानी सक्रिय अणु रखने वाले अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। सक्रिय अणु परस्पर उच्च ऊर्जा युक्त सक्रिय संकुल बनाते हैं, यानी सक्रिय अणु टक्कर करेंगे और टक्कर करके एक ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा युक्त एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से सक्रिय संकुल बनाएंगे। यह सक्रिय संकुल ऊर्जा मुक्त करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। सक्रिय अणु और सामान्य अणुओं के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, अर्थात इस साम्य स्थापित होने पर क्रियाकारक के अणु उत्पाद में और उत्पाद के अणु क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाते हैं, और क्रियाकारक और उत्पाद, क्रियाकारक से उत्पाद बनने की दर, उत्पाद से वापस क्रियाकारक बनने की दर समान हो जाती है, अर्थात अभिक्रिया साम्यावस्था में होती है। अब हम सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा देखें, कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अभी हमने देखा कि अभिक्रिया का वेग ताप से प्रभावित होता है, यानी ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। इसकी व्याख्या करने के लिए आर्रेनियस ने सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा दी, एक्टिवेशन एनर्जी की अवधारणा दी। उन्हें कहा कि कोई भी क्रियाकारक, कोई भी जो रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में तब तक परिवर्तित नहीं होगा जब तक कि वह ऊर्जा अवरोध को पार नहीं कर ले। यह ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आगे हमें किसी पहाड़ी पर चढ़े बगैर उस पहाड़ी के दूसरी ओर जाना संभव नहीं है, यानी किसी पहाड़ी की दूसरी ओर जाने के लिए हमें पहाड़ी के शिखर तक पहुंचना आवश्यक है। तो यह पहाड़ी का शिखर जो है वो सक्रिय ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। तो अगर हम चित्र से सक्रिय ऊर्जा को समझें, तो अगर हम स्थितिज ऊर्जा और अभिक्रिया की गति में ग्राफ खींचे तो वो चित्रानुसार प्राप्त होता है। इस चित्र में हम देखें तो ये क्रियाकारक की ऊर्जा है और ये उत्पाद की ऊर्जा है। क्रियाकारक के अणु जो रिएक्टेंट के अणु आपस में टक्कर करते हैं, आपस में टक्कर करने के कारण इनकी जो ऊर्जा है वो बढ़ती जाएगी और एक निश्चित ऊर्जा, यानी ये जो ऊर्जा है ये ऊर्जा बैरियर कहलाता है, ऊर्जा अवरोध कहलाता है। इस ऊर्जा अवरोध से अगर क्रियाकारकों के अणु की ऊर्जा अधिक होगी तो वह उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन अगर इस ऊर्जा अवरोध से क्रियाकारकों की अणुओं की ऊर्जा कम होगी तो वह उत्पाद में परिवर्तित नहीं होगा, अर्थात अभिक्रिया संभव नहीं होगी। अगर हम इस ऊर्जा अवरोध को कम कर दें, मान लो हम उत्प्रेरक में लाकर इस ऊर्जा अवरोध को कम कर देते हैं, तो सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो जाएगा और अधिक से अधिक अणु इस ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। तो क्रियाकारक की ऊर्जा और ऊर्जा जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या जो शिखर की ऊर्जा है, इस ऊर्जा के मध्य का जो अंतर है, ये जो अंतर है, यानी अगर हम ये क्रियाकारक की ऊर्जा और ये ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा, इन दोनों के मध्य का जो अंतर है वो अंतर एक्टिवेटेड एनर्जी या सक्रिय ऊर्जा कहलाता है। तो क्रियाकारक के अणु इस सक्रिय ऊर्जा को ग्रहण करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात जो क्रियाकारक के अणु इस सक्रिय ऊर्जा के
बराबर ऊर्जा रखते हैं तो वह सक्रियण अणु कहलाते हैं, और सक्रिय अणु ही ऊर्जा अवरोध को पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो पाते हैं। तो हम सक्रिय ऊर्जा को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं? वह न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा जो क्रियाकारक अणु को क्रिया करने के लिए आवश्यक हो, और यह ऊर्जा उन्हें पारस्परिक टक्करों से प्राप्त होती हो, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अब हम ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया को देखें, यानी एक ऊष्माशोषी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को देखें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्रियाकारक की ऊर्जा अधिक होती है जबकि उत्पाद की ऊर्जा कम होती है। अब क्रियाकारक के अणु एक्टिवेशन एनर्जी, यानी इतनी एक्टिवेशन एनर्जी को ग्रहण करके सक्रिय संकुल में परिवर्तित हो जाएंगे, और सक्रिय संकुल अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यदि क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय ऊर्जा, क्योंकि क्रियाकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से अधिक है, अर्थात या हम ये कह सकते हैं कि उत्पाद की ऊर्जा क्रियाकारक की ऊर्जा से कम है, अतः क्रियाकारक अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा और उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं, अर्थात हम ये भी जानते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यदि हम इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक मिला दें तो जो ऊर्जा अवरोध है वो कम हो जाता है। ये डॉटेड लाइन से जो आरेख दिखाया गया है वो उत्प्रेरक की उपस्थिति में है, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऊर्जा अवरोध कम हो जाता है, जिससे सक्रिय ऊर्जा का मान कम होगा और अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, अर्थात अधिक से अधिक क्रियाकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। अब अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखें, एंडोथर्मिक रिएक्शन देखें, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्रियाकारक की ऊर्जा कम होती है जबकि उत्पाद की ऊर्जा अधिक होती है। अब क्रियाकारक से उत्पाद बनने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होगी क्योंकि उत्पाद की ऊर्जा अधिक है, अतः क्या करेंगे, क्रियाकारक के अणु परस्पर टक्कर करके कुछ ऊर्जा ग्रहण, एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर ऊर्जा ग्रहण करके सक्रिय संकुल बना लेते हैं, और सक्रिय संकुल अब ऊर्जा का उत्सर्जन करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय, क्योंकि क्रियाकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से कम है, तो क्रियाकारक से उत्पाद बनते समय कुछ ऊर्जा का अवशोषण होगा, तो यह एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। इसमें भी अगर हम उत्प्रेरक मिला दें तो उत्प्रेरक मिलाने पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है और अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। अब सक्रिय ऊर्जा की अवधारणा का निर्धारण हम देखें। एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को डिटरमाइन करने के दो मेथड हैं। इसमें सबसे पहले ले हम आलेखी विधि या ग्राफिकल मेथड। आरएनएस इक्वेशन से हमने देखा, आरएनएस इक्वेशन हमारी क्या है, के इक्वल टू ए ई माइनस ई अपॉन आर टी। अगर हम इन दोनों तरफ इस इक्वेशन का दोनों तरफ से लॉग लें तो लॉग लेने पर क्या होगा, एल एन के इक्वल टू एल एन ए ई माइनस ई अपॉन आर टी, या हम ये कह सकते हैं एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई अपॉन आर टी। यहाँ ई एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस नियतांक, टी परमताप है। इसको अगर हम log 10 में कन्वर्ट करें तो log 10 में कन्वर्ट करने पर क्या होगा, 2.303 log k इक्वल टू log a माइनस ई अपॉन आर टी। यह हमें कह सकते हैं log k इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 r 1 अपॉन टी प्लस log a। इस समीकरण में हम 1/t, ठीक है, और log k, ये log k 1/t और log k के बीच अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ इस तरह से आता है। इस ग्राफ का स्लोप माइनस ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू किसकी होगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर। तो हम स्लोप से एक्टिवेशन एनर्जी का निर्धारण कर सकते हैं। दूसरी मेथड ले हम दो भिन्न तापों के वेग स्थिरांकों के आधार पर। किसी अभिक्रिया के दो भिन्न भिन्न तापों T1 पर log k की वैल्यू क्या होगी, log k1 इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी वन प्लस log a। इसी तरह से T2 पर
लॉग के टू इक्वल टू क्या होगा, माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी टू प्लस लॉग ए। अब हम समीकरण 59 में से समीकरण 58 को घटाते हैं ना, इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाएंगे, लॉग के टू में से लॉग के वन का मान घटाएंगे, तो लॉग के टू माइनस के वन इक्वल टू होगा माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस फिर माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी वन माइनस लॉग ए प्लस लॉग ए। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, और लॉग के टू माइनस लॉग के वन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग के टू अपॉन के वन। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी टू प्लस ई अपॉन 2.303 आर टी वन। यह हम इसको और सॉल्व करें, तो और सॉल्व करने पर क्या होगा, लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू होगा माइनस लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर वन अपॉन टी वन माइनस वन अपॉन टी टू। टी वन और टी टू यहाँ एलसीएम ले लें हम, तो इक्वेशन क्या होगी, लॉग के टू अपॉन के वन इक्वल टू ई अपॉन 2.303 आर टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन टी टू। तो इस इक्वेशन से हम एक्टिवेशन एनर्जी, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर हमें ज्ञात हैं और उन दोनों टेम्परेचर्स पर के वन और के टू आवेग स्थिरांक हमें पता है, तो हम एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हैं। थैंक यू।